हे गाइस, आज हम क्लास 11th का आपका क्या करेंगे, हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगी और आपको साथ ही साथ पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 40 नंबर का आएगा और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम देंगे। और उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें एक बार ध्यान से हमें पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहला हमें बताया गया है कि हमारे पास 3 खंड होंगे, क, ख और ग। ठीक है, खंड यानी कि सेक्शंस। और उसके बाद बताया है कि जो खंड क है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें हमें अपठित गद्यांश और काव्यांश दिया जाएगा। और वो क्या होंगे, वो कुल 36 क्वेश्चंस होंगे दोनों, लेकिन उसमें आपको चॉइस दी जाएगी और आपको ओनली 18 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। वो आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाएंगे कि किस तरीके से आपको वो 18 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद फिर आपको जो खंड ख है आपका, यानी कि सेक्शन बी है, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे और उनका क्रम कैसे होगा, वो 37 से लेके 41 तक के होंगे। ठीक है, यानी कि 37 से आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है और 41 तक आपका कंप्लीट है और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो देने हैं। उसके बाद खंड ग की बात करें अगर हम, तो उसमें आपको 3 तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो करे होंगे, पूछे जाएंगे। वो कैसे होगा, पहला तरीका आपका 42 से लेके 51 आपको करने हैं सभी क्वेश्चंस। ठीक है, 42 से स्टार्ट होंगे और 51 तक के आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद सेकंड है आपका 52 से 57 तक आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे और आपको उनमें से केवल 4 प्रश्न जो हैं उन्हें हल करना है। ठीक है, उनके आंसर्स आपको देने हैं, यानी कि 52 से 57 मतलब कि 5 क्वेश्चंस है। आपको क्वेश्चन में चॉइस मिली है, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों को जो है वो करना है। उसके बाद थर्ड आपका क्या है टाइप, वो है आपका 58 से 62 तक का। ठीक है, 58 क्वेश्चन नंबर से लेके 62 तक आपको क्या दिया जाएगा, 3 प्रश्न जो हैं आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि 3 प्रश्न आपको करने हैं अटेम्प्ट, और यहाँ पे आपको दिए गए होंगे टोटल 4 क्वेश्चंस। तो चॉइस है दोबारा से, तो आपके लिए अच्छा है। अब नीचे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अपने सभी निर्देशों को सावधानी पूर्वक हमें पढ़ना है और उनका पालन करना है। जहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा, जहाँ पे नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और अब नीचे देखते हैं अपने क्वेश्चंस। और हाँ जी, आपको लास्ट में एक चीज़ और बताई गई है यहाँ पे कि आपको सभी प्रश्नों का 1 नंबर जो है वो मिलेगा और आपके लिए टोटल नंबर कितने निर्धारित किए गए हैं, 40। तो हर क्वेश्चन का आपको 1 अंक जो है वो मिलेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन है तो आपको 40 ही करने हैं। ठीक है, दिए जाएंगे 62, बट उसमें चॉइस हो जाएगी और आपको 40 करने हैं और 40 अगर आप करते हैं बिल्कुल के बिल्कुल सही तो आपको क्या मिलेगा, 40 नंबर मिल जाएंगे। अब आपके लिए खंड क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हमें सबसे पहले अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे हमें जल्दी से करना पड़ेगा रीड। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था ऊपर का भी सब रीड करना है, तो क्या है, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, उनमें से आपको एक जो गद्यांश है वो क्या करना है, वो सॉल्व करना है और ऊपर जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं वो ध्यान से पढ़कर आपको उनके उत्तर करने। आपको मिला होगा ना, OMR शीट मिलता है उसमें। तो अब आपको बता दिया जाता है यहाँ पे कि आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 10 नंबर का है आपका अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं, क्या है, यहाँ से ये आपका स्टार्ट है। मैं रीड करती हूँ, आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप भी खुद से कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घूमते रहते हैं जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं तथा निराशा में डुबो देते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है,
आत्महत्या का। किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे दे, तो हो सकता है कि जीवन में निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो, इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले उंगली दबा लें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है और यही से आरंभ होता है, क्या लिखा आगे, असंभव को संभव करना दिखाना। ठीक है, असंभव से संभव कर दिखाना। उसके बाद है, देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उनका मनोबल क्या होगा, डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सबको पता लग चुका था कि सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर समुद्र पार कर लंका ले गया है, तब भी लंका जाकर सीता जी को ढूंढने का कार्य अथाह समुद्र को पाट कर कौन करे? किसमें है इतना साहस? यह विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य करने हेतु प्रेरित किया और एवं क्या है, उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी भी अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने राम नाम लेते हुए समस्त कार्य पूर्ण कर डाला। आगे है फिर, हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी और देनी चाहिए। अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया है। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हो, पुनः ऊर्जा प्राप्त कर हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पैराग्राफ हमें दिया गया था, यानी कि अपठित गद्यांश, ये आपका यहाँ से मैंने कंप्लीटली रीड कर दिया है। तो हमें ये पूरा का पूरा पढ़ने से क्या पता चलता है, इसमें हमें बताया गया है कि जो एक व्यक्ति है, हर कोई व्यक्ति, उसके जीवन में एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है कि उसे लगने लगता है कि वो चाहे कितना भी कुछ दुनिया के लिए अच्छा कर ले, लेकिन उसके साथ हमेशा ही गलत होना होता है। ठीक है, वो चाहे कितनी भी लगन से पढ़ाई कर ले या फिर जिस भी काम में वो लगन लगा रहा है, जहाँ पे उसको सफलता मिलनी चाहिए वहाँ पे उसको असफलता मिलती जा रही है। लेकिन फिर वो क्या करता है, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वो एक सरल उपाय ढूंढता है, वो होता है आत्महत्या, यानी कि सुसाइड कर लेना, अपनी जान अपने हाथों गंवा देना। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने कहा इस गद्यांश में कि जो आत्महत्या है यानी कि सुसाइड है, वो कोई सरल मार्ग नहीं है, यानी कि उससे हम अपनी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही गलत मार्ग है। नकारात्मक सोच हमें अपने जीवन से निकाल देनी चाहिए। बोलते हैं ना कि मेरी डिक्शनरी में, मेरी ज़िंदगी की डिक्शनरी में ये जो वर्ड्स हैं ये नहीं है, तो ऐसे ही हमें अपने जीवन के शब्दकोश से ये जो नकारात्मक वर्ड हैं, शब्द हैं, जैसे कि असफलता, निराशा, हताशा, इन सभी चीज़ों को हमें बाहर फेंक देना चाहिए। फिर इन्होंने एक बहुत बेहतरीन सा हमें एग्जाम्पल दिया कि हमें अपनी जो परिस्थिति है उसको किस तरीके से संभालना चाहिए। इन्होंने बताया कि जब जो सीता जी थी, उनको जो रावण है यानी कि लंका के राजा रावण, वो उनको उठाकर ले गए थे और लंका में, है ना, लंका में वहाँ पे ले गए थे और वहाँ पे उनको बंदी बना लिया था एक तरीके से। तो फिर उनके मन में जो राम थे और बाकी सभी जो भी राम के जितने भी जो प्रिय थे, वो सब क्या सोचने लग गए थे कि अब तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता, अब तो हम कैसे लाएंगे सीता जी को इतनी दूर से यहाँ तक। उनका साहस था वो टूटता जा रहा था। लेकिन फिर जामवंत ने सोचा, एक बहुत ही अच्छा सा तरीका निकाला जो कि हनुमान जी का था। यानी कि हनुमान जी को क्या आता था, उनके पास एक विद्या थी जिससे कि वो उड़ सकते हैं हवा में, जैसे एरोप्लेन उड़ता है उस तरीके से वो उड़ सकते हैं और कहीं भी जा आ सकते हैं।
तो वो समुद्र को पार करने के लिए इससे अच्छा बेहतरीन तरीका और नहीं था, और जामवंत जी ने उनको ये भरोसा दिलाया कि जो हनुमान है वही ये कार्य कर सकती है। और फिर एंड में क्या हुआ, जो हनुमान है उन्होंने ये सारा कार्य किया पूरे पूरे साहस के साथ, यानी कि उन्होंने उनके मन में जो भी डर था उनको साइड में करके अपना जो कार्य था उसे पूरी शिद्दत के साथ किया और फिर उस पर विजय हासिल कर ली। तो इस जो पूरा पैराग्राफ है ये अगर हम एक इजी वे में समझते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है। और आपको क्या करना है, पैराग्राफ की भी एक ट्रिक होती है, ये नहीं है कि पैराग्राफ आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए पढ़ाया। बट क्या होता है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले रीड कर लेना है, फिर अपने पैराग्राफ के पास ऊपर जाना है और आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा रीड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप रीड करेंगे, आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो इस पैराग्राफ तक मिल जाएगा, इससे आगे नहीं मिलेगा, इसी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप अच्छे से इसको रीड करके कर सकते हैं तो उससे बेस्ट वे तो कोई है ही नहीं। लेकिन आपको अगर अपना टाइम बचाना है तो आप जो मैंने अभी तरीका बताया कि पहले क्वेश्चन पढ़िए और फिर पैराग्राफ पढ़िए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं। जो व्यक्ति है उसके मन में नकारात्मक विचार कब आने स्टार्ट हो जाते हैं, कब उसके मन में जो नेगेटिव थिंकिंग है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में है। सेकंड है किसी के लिए अच्छा सोचने पर भी सामने वाले को गलत लगना। और थर्ड है बहुत मेहनत करने पर भी असफलता मिलना। तो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं अगर ये व्यक्ति के साथ होने लग जाती हैं तो उसको ये सब लगने लगता है कि उसके साथ क्या है, उसके मन में नकारात्मक विचार जो हैं वो आने लग जाते हैं। जैसे कि जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें सब उसका विरोध करें और वो लोगों के लिए अच्छा करने का ठाने और करे तो क्या होता है, सामने से उसको सब गलत ठहराते हैं। लास्ट आपका है असफलता ना मिलना जब वो मेहनत करता है। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निराशा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। जो हमारी निराशा है, निराशा को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं पर विश्वास कर, सेकंड है अपना मनोबल बढ़ाकर, थर्ड है महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर, और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में वर्णित पौराणिक घटना कहाँ से ली गई है। पौराणिक यानी कि जो पुराने टाइम्स की जो घटना ली गई है वो कहाँ से ली गई है। तो वो हमारी कहाँ से ली गई है, हमने पूरा जो हमने पढ़ा है कि सीता जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, तो ये सारा कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है हमारा रामायण से। इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निराश व्यक्ति का मनोबल कब बढ़ता है। जो निराश व्यक्ति होता है उसका मनोबल कब बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका प्रेरित होकर, सेकंड है क्रोधित होकर, थर्ड है अवसाद में जाकर, एंड फोर्थ आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेरित होकर। जब वो अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेता है तब उसका जो मनोबल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे जीवन के शब्दकोश में कैसे शब्द नहीं होने चाहिए। तो जो हमारा जीवन है भाई, मैंने आपको बताया कि उसमें कैसे शब्द नहीं होने चाहिए। जिनका जो लिखा गया था इस ऊपर के गद्यांश में वो क्या था कि हमारे अंदर हताशा नहीं होनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए और असफलता। ये जो तीनों ही शब्द हैं ये हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ गया है, क्या है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आपको 4 विलोम शब्द दिए गए हैं और इनका जो मेल है वो कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है निराशा, फिर है आशा, सेकंड है अवसाद और प्रसन्नता, थर्ड है असंभव, संभव, और फोर्थ आपका जीवन जन्म। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन जन्म। ठीक है, ये विलोम शब्द नहीं है इसलिए ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। तो आपने प्रत्यय पढ़ रखे हैं,
आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो आपको आसानी से आता होगा प्रत्यय। तो प्रकाशित जो हमारा शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। प्रत्यय हमारे वो होते हैं जो पीछे लगते हैं, शब्द के जो पीछे लगते हैं और उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रकाशित है, प्रकार प्लस प्रकाश प्लस इत, क्या बना, प्रकाश प्लस इत करके हमारा बन गया प्रकाशित। यानी कि प्रकाश मतलब रोशनी, ठीक है, और इत लगा दिया तो इतने इसको पूरा चेंज कर दिया प्रकाशित। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में सुख्यांतर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है, बताइए जल्दी से। आपको आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं सभी को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मनोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 9th वाला क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है। अब जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखता है, उसको दिखता है आत्महत्या का, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, क्या है, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। अब जो हमने ऊपर गद्यांश पढ़ा उसका एक बिल्कुल सटीक शीर्षक हमें बताना है 4 ऑप्शंस में से देख के। तो चुनिए भाई, अच्छे से सोच समझ के चुनकर बताइए। तो इसका सटीक शीर्षक क्या होगा, आत्मविश्वास का बल, ख वाला ऑप्शन सही। क्योंकि देखिए नकारात्मक विचार नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, प्रेरणार्थक विचार नहीं होगा, यहाँ पे हमें आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ गया है, तो मैं वो भी कराऊंगी, यानी कि दूसरा गद्यांश आ गया है। क्यों कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको चॉइस दी गई है, ठीक है, ऑप्शन जो एग्जाम होगा उसमें भी दी जाएगी, लेकिन क्या पता ये वाला पैराग्राफ आ जाए, तो हमें दोनों करने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला देखिए। इसमें भी वही सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, सही विकल्प चुनने हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, दिवाली की पूरी चमक धमक आज के समय में एक बहस और चर्चा का विषय बन गया है। दिवाली के विषय में होने वाली चर्चाओं में मुख्यतः पटाखों के दुष्प्रभावों का मुद्दा छाया रहता है। हाल के शोधों से पता चला है कि जब लोग प्रतिवर्ष पटाखे जलाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले कचरे और अवशेषों का पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ से हमें इतनी बात पता चल गई कि दिवाली का भाई दिया हुआ ये गद्यांश दिवाली के बारे में, कि दिवाली जब होती है तो क्या होता है उसमें आजकल के टाइम पे क्या हो गया, वो एक बहस का मुद्दा बन गया है। क्यों, क्योंकि सब यहाँ पे लड़ने लगते हैं कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पटाखों से बहुत वो होता है। भाई बात भी कहीं ना कहीं सही है, जो पटाखे हैं वो क्या करते हैं, वो पॉल्यूशन जो है वो कर देते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो फिर नीचे पढ़ते हैं, फूटते हुए पटाखे काफी ज्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न करते हैं जो सामान्य वायु में मिश्रित हो जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां हवा पहले से ही अन्य कारणों से काफी प्रदूषित है, जब पटाखों का धुआं हवा के साथ मिलता है तो वह वायु की गुणवत्ता को और भी अधिक खराब कर देता है। इस प्रदूषण वायु का स्वास्थ्य पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आतिशबाजी द्वारा उत्पन्न हानिकारक छोटे छोटे कण धुंधुए में मिल जाते हैं, जो धुंध पड़ती है भाई उसमें मिल जाते हैं, और हमारे फेफड़ों पर पहुंचकर क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैला देते हैं। जब फेफड़ों तक चले जाएंगे, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जो भी वो प्रदूषण में इतनी सारी गैसेस मिक्स हैं वो हमारे अंदर जाती हैं, वो फेफड़ों में जाकर जम जाती है और उससे हमें काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, फिर बताया पटाखों में बैरियम नाइट्रिक और फिर है स्ट्रोनियम, लिथियम, एंटीमोनी, सल्फर, पोटेशियम और एल्यूमिनियम जैसे हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं। यह रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। एंटीमोनी
क्या है, सल्फाइड और एल्यूमिनियम जैसे तत्व अल्जाइमर रोग के कारण बनते हैं। इसके अलावा पोटेशियम और अमोनियम से बने प्रोकेलोराइड फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनता है। अब जो यहाँ पे पोटेशियम और अमोनियम के बारे में बताया कि वो मिलकर क्या बना देती हैं, एक बीमारी बना देते हैं जो फेफड़ों में जाती है और क्या होता है, उससे कैंसर हो जाता है। उसके बाद है बैरियम नाइट्रिक श्वासन संबंधी विकार, मांसपेशियों की कमजोरी और यहाँ तक कि गैस्ट्रोएंटेराइनल जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं तथा कॉपर, लिथियम और यौगिक हार्मोनल असंतुलन भी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये तत्व जानवरों और पौधों के लिए भी हानिकारक है। यानी कि हमें बताया गया है यहाँ पर, ये पैराग्राफ आपका इम्पोर्टेंट था, क्या पता इससे एमसीक्यू आए हों। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ये जितने भी गैसेज हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो मिलकर कुछ ना कुछ बीमारियां जो है बना देते हैं। तो भाई उसके बाद आपका पैराग्राफ तो है काफ़ी बड़ा, तो पहले क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं, मैंने दूसरा तरीका बताया था कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करें, है ना, और फिर पैराग्राफ में जाएं। तो क्या हम ये कर सकते हैं, हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर पैराग्राफ में जाते हैं, इससे आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला तरीका यहाँ पे अपना लेते हैं। क्या है, दिवाली से संबंधित चर्चाओं में कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहता है। अब जो दिवाली है हमारी, उससे संबंधित कौन सा मुद्दा छाया रहता है पूरे विश्व में कहें तो वो कौन सा छाया रहता है, हमने थोड़ा सा पढ़ा था पैराग्राफ, तो हमें पता चल गया है पटाखों के दुष्प्रभावों का। जो पटाखे होते हैं उन्हें नहीं जलाना चाहिए, ये जो मुद्दा है वो पूरे ही विश्व में छाया रहता है दिवाली के टाइम पे। तो ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। सेकंड है 12 वाला, क्या है, आतिशबाजी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जो हम आतिशबाजी करते हैं उसका पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं और ये मैंने 2-3 जो आपको पढ़ा दिए थे लाइन, तो उसमें से ही क्वेश्चन है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर करेक्ट। तो 12 का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पर्यावरण है हमारा वो क्या हो जाता है, उस पर हानिकारक प्रभाव जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, हार्मोनल असंतुलन पैदा करने वाले विषैले तत्व है। जो हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं वो कौन से तत्व हैं, ये भी हमने पढ़ा था। मैंने कहा था ना वो जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको खास तौर से ध्यान देना है। तो वो फैलते हैं ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और लिथियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 वाला, इसे भी देख लेते हैं। एंटीमोनी सल्फाइड और एल्यूमिनियम जैसे तत्व किस रोग का कारण बनते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फाइड और एंटीमोनी सल्फाइड और एल्यूमिनियम जो है ये दोनों तत्व किस रोग का कारण बनते हैं, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर अपना, चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये बनते हैं हमारे ऑप्शन नंबर क को ठीक करेंगे, ये बनते हैं श्वसन संबंधी विकार। जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जितनी भी उसमें बीमारियां होती हैं उसके जो है कारण बनते हैं मुख्यतः, इसलिए ये वाला करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पशु पक्षियों के लिए दिवाली जैसा समय होता है। तो जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए दिवाली का जो टाइम है वो कैसा सा होता है, ये बात हमने नहीं पढ़ी है, तो इसे एक बार चेक करें। ऊपर पशु पक्षियों का भी आएगा भाई, यहाँ पे कहीं देखते हैं। इतना सा, हाँ यही रह गया था, तो इसमें से आ गया ना, हमें पता चल गया कि अब यहाँ से है ये। तो देखिए क्या है, यहाँ से पढ़ देते हैं। दिवाली भले ही हम मनुष्य के लिए हर्षोल्लास का समय है, पर पशु पक्षियों के लिए यह काफी कठिन समय है। कुत्ते और बिल्ली अपने श्रवण शक्ति को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जो उनको बहुत दूर तक सुनाई देने की जो उनके पास सिक्स सेंस होते हैं ना, उनके पास जो एक एक्स्ट्रा सेंस है कि उनको बहुत दूर तक का सब सुन जाता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कठिन होता है दिवाली के टाइम पे। क्योंकि जब पटाखे हम जला रहे होते हैं हमें उनका शोर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पशु पक्षी है उनके लिए वो बहुत 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 ज़्यादा कठिन समय होता है। तो यहाँ से हमें बात पता चली। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि पशु पक्षी के लिए दिवाली कैसा समय होता है। तो कैसा समय होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है खुशनुमा, सेकंड है डर से भरा हुआ, थर्ड है पूरे जाने का समय, और एंड फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डर से भरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 वाला, मजे लेने के लिए कुछ लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब मजे लेने के लिए कुछ लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो भाई पैराग्राफ पढ़ के पता चलेगा। तो पैराग्राफ में दोबारा से आते हैं तो क्या है, यही कारण है कि तेज आवाजें सुनकर वह काफी डर जाते हैं और पटाखों द्वारा लगातार उत्पन्न होने वाली तेज आवाजों के कारण ये निरीह प्राणी काफी डरे सहमे रहते हैं। इस मामले में बेघर जानवरों की दशा सबसे दयनीय होती है। ठीक है, जो भाई बाहर सड़कों पर घूम रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खराब होता है ये टाइम, ये जो सिचुएशन है बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसे माहौल में उनके पास छुपने की जगह नहीं होती। कई सारे लोग मज़े लेने के लिए इन जानवरों की पूंछ पर जो पटाखे हैं वो बांध देते हैं। बहुत से शरारती बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी पूंछ पे पटाखे बांध देते हैं, तो उनको सोचिए उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि जो मजे लेने के लिए क्या करते हैं जानवरों के साथ व्यवहार, तो वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनकी पूंछ में पटाखे जो है बांध देते हैं। इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 वाला, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से है। जो पर्यावरण हमारा शब्द है उसका संधि विच्छेद करिए। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, तो करेक्ट क्या होगा आपका, करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर क वाला, परि फिर आवरण, परि प्लस आवरण हो गया पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 वाला है, पशु पक्षी में कौन सा समास है। जो पशु पक्षी है हमारा उसमें कौन सा समास आ जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। समास आपने पढ़ा होगा अपने लोअर स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 वाला, निम्नलिखित विलोम शब्द के युग्मों में गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे जो विलोम शब्द है इनमें से बताइए, जैसे वो वाला क्वेश्चन क्या था वैसे ही बताना है। तो नकारात्मक अकारात्मक सही है भाई, ये तो हानिकारक लाभदायक ये भी सही है। आनंद विषाद, तो आनंद विषाद और संतुलन और असंतुलन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, नकारात्मक और अकारात्मक ये वाला, क्योंकि अकारात्मक नहीं होता है, मैंने जानबूझ के बोला था, अकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक होता है। ठीक है, नकारात्मक सकारात्मक, इसलिए ऑप्शन नंबर क गलत है। ऐसे ही आपको लगेगा कि नकारात्मक और अकारात्मक बिल्कुल सही है तो इसी को कर देंगे आप, तो करेक्ट है ना, अगर आपसे सही पूछा जाएगा तो। इसलिए करेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका 20 वाला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के लिए स्वार्थिक उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कीजिए। जो शीर्षक है वो हमें चुनना है इस गद्यांश के लिए, तो वो क्या होगा बताइए जल्दी से। वो हम चुनेंगे आतिशबाजी के दुष्प्रभाव, बी वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें इस पूरे इसमें बताया है, ये जो हमने गद्यांश पढ़ा इसमें हमें बताया कि जो हम पटाखे जलाते हैं आतिशबाजी करते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको उठानी पड़ती है, हमें भी उठानी पड़ती है कहीं ना कहीं। जो हमारे उसमें बुजुर्ग लोग होते हैं, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, उनमें भी कितनी दिक्कत होती है, जानवरों को उठानी पड़ती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर आपका अपठित काव्यांश आ गया है, तो अपठित काव्यांश है क्या है, नीचे दो काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप भाई पढ़ लीजिए इनको जल्दी से, छोटा सा ये तो फटाफट से इस काव्यांश को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। मैं सीधे आपको क्वेश्चन कराती हूँ। 21 वाला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, चिड़िया अपने आवास का निर्माण किस प्रकार करती है। चिड़िया अपने आवास का निर्माण किस प्रकार करती है, वो करती है तिनका तिनका जोड़कर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपने कभी भी चिड़िया को देखा हो, वो छोटे छोटे अपने चोंच में तिनके को, छोटा सा तिनका होता है उसको उठाकर चल रही होती है, उड़ रही होती है और फिर अपने घोंसले के वहां पे रख देती है और फिर घोंसला जो है बनाती है। आवास मतलब जहाँ पे उसको रहना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, सृजन का आकाश नया से क्या तात्पर्य है। जो हमारा सृजन का आकाश नया है इससे क्या तात्पर्य है, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, नव निर्माण करना। ठीक है, नव निर्माण करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखियों के आंसू कौन पूछता है। दुखियों के आंसू कौन पूछता है बताइए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव। जो दुखी होते हैं लोग उनके आंसू कौन पूछेगा, मानव पूछेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपने पोएम में पढ़ा होगा जो आपको ऊपर काव्यांश दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, दानव किस प्रकार के कार्य करने वालों को कहा गया है। दानव
दानव किस प्रकार के कार्य करने वालों को कहा गया है? तो बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरों को जी भर रुलाने वालों को, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनको कोई रुलाता है तो उनको क्या कहा गया? उनको दानव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 वाला है, क्या है? जीवन में नया विश्वास किस प्रकार आता है? तो जीवन में नया विश्वास किस प्रकार आता है? ये हमारा आता है रचनात्मक कार्य करने से, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वाला आपके सामने है, नाश का मंत्र पढ़ने से क्या तात्पर्य है? तो नाश का मंत्र पढ़ने से क्या तात्पर्य है? आपने काव्यांश अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल इसका आंसर आता होगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे बोले बिना लाइक कर दिया करो, क्योंकि पूरा गला सूख जाता है इतना बड़ा आपको कराते कराते। 62 क्वेश्चंस कराना एक वीडियो में छोटी बात नहीं है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरों का अहित करना। ठीक है, नाश का मंत्र पढ़ने से क्या कार्य है, मतलब क्या तात्पर्य है? दूसरों का अहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 वाला, फूल खिलाने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? फूल खिलाने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक व्यक्ति तक खुशियां पहुंचाना। फूल खिलाना यानी कि फूल खिलाने से ही हम समझ सकते हैं, फूल खिलाने का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है? खुशियों से होता है। फूल एक खुशियों का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है 28 वाला, काव्यांश के आधार पर बताइए अत्याचार करने वालों का क्या अंत होता है? तो अत्याचार करने वालों का क्या अंत होता है, ये काव्यांश के उस पर बताना है हमें। तो जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए और बताइए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक दिन खुद भी नष्ट हो जाता है। जो अत्याचार करते हैं दूसरों पर वो एक दिन क्या होता है? वे खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं, उनको उनके करने की सजा जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट आपका दोबारा से काव्यांश आ गया, इसको पढ़ लीजिए एक बार, जल्दी से रीड कीजिए फटाफट से। रीड कर लीजिए इसको सारा, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट 29 वाला है आपका, कवित्री को बार बार बचपन की याद क्यों आती है? जो हमारे यहाँ पे कवित्री है उनको बार बार बचपन की याद क्यों आती है? तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शंस यहाँ पे हैं, दो नीचे हैं, देख लीजिए और बताइए। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि उनको क्या होता है? बचपन के दिन बहुत मधुर लगते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, इसलिए उनको बचपन की याद आती है। और फिर नीचे दिया गया है, बचपन के दिन स्वच्छंद और उल्लासपूर्ण होते हैं। हाँ जी, बचपन के दिन बिल्कुल स्वच्छंद, यानी कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आज़ादी होती है हमारे पास एक अलग ही, और बहुत ही खुशी होती है, छोटी छोटी बात में हम खुशी ढूंढ लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, नंदन वन का प्रयोग किसके लिए किया गया? नंदन वन, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने घर के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर 31 वाला आपके पास, बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती? बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती? बताइए, आपने अगर काव्यांश पढ़ा है तो आपको आता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है चिंता रहित जीवन, सेकंड है उल्लासपूर्ण खेलना कूदना, थर्ड है मचलना, माता पिता से अपने हट पूरी करवाना, और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बचपन की कोई भी बात हम नहीं भूल सकते, हम उसमें चिंता रहित होते हैं, हमारे पास कोई भी चिंता नहीं होती है, हम कहीं भी खेल कूद सकते हैं, बहुत खुशियां होती हैं हमारे जीवन में, कोई भी उदासी नहीं होती। एक तरीके से हम बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। और सी आपको दिया गया था कि हम कहीं भी मचल लेते हैं, मचलते रहते हैं बच्चे, तो उनका मन कहीं रुकता नहीं है। जो माता पिता होते हैं उनसे हट करते कि हमें ये दिलाओ, हमें वो दिलाओ, वो ये नहीं देखते कि हमारे घर का हाल कैसा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे का मन बिल्कुल साफ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बड़े बड़े मोती से आंसू जलमाला पहचानते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। तो ये आपको पंक्ति दी गई है, ये इसमें से अलंकार बताइए जल्दी से देख के 32 वाले का। तो इसमें क्या है बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका, बड़े बड़े मोती से आंसू,
बड़े बड़े मोती से आंसू। तो इसमें क्या होगा, देखिए काफी बच्चे अनुप्रास करके आएंगे, लेकिन अनुप्रास आपका नहीं हो जाएगा यहाँ से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है, हमारे अनुप्रास में होता है कि जो वर्ण है शब्द के स्टार्टिंग का, शुरुआत का वर्ण, यानी कि ऐसे यहाँ पे ब दिया गया है ना, अगर ब दिया होता तो ये होता अनुप्रास, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े दे दिया, यहाँ पे शब्द रिपीट हुआ है, ना कि अनुप्रास, ना कि वर्ण, सॉरी। तो इसलिए ये तो नहीं होगा। और श्लेष तो हमें वैसे नहीं दिया गया, तो श्लेष नहीं दिया गया तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट, और पूर्ण रूपी प्रकाश भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं। और इस पंक्ति में हमें बोला गया है बड़े बड़े मोती से आंसू। से किसकी पहचान होती है? से होती है उपमा अलंकार की पहचान, इसलिए क वाला आपका करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं किसी चीज की, उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि आपका आ गया जैसे तैसे, से, सा, सी, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 33 वाला, कवित्री की बिटिया हाथ में क्या लेकर आई थी। तो कवित्री की बिटिया हाथ में लेकर क्या आई थी, बताइए। आपने काव्यांश पढ़ा है अच्छे से, आपको आता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग है, मिट्टी। नेक्स्ट है 34 वाला, काव्यांश में निहित रस कौन सा है। जो हमने काव्यांश पढ़ा ऊपर, उसमें निहित रस कौन सा है। रस और अलंकार में बहुत डिफरेंस होता है। रस हमारे भाव होते हैं एक तरीके से, जैसे कि क्रोध का भाव हो गया, हमारे हंसने का भाव हो गया, हमारे रोने का हो गया, और ममता का हो गया, और आपका हो जाता है प्रेम का हो गया, वियोग का हो गया, इस तरीके से। तो एक तरीके से हम कहें तो रस हमारे भाव होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का, वो होगा वात्सल्य। वात्सल्य हमारा ममता का भाव होता है, इसलिए ये वाला करेक्ट है, डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द छाटिए। तो तत्सम शब्द छाटना है हमें, तत्सम। बताइए, ये 4 ऑप्शंस आप सभी के पास है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए जल्दी से, तत्सम। सी वाला आपका करेक्ट है, आंसू। सॉरी सी नहीं, गलत है, सी नहीं है। सी कैसे होगा यहाँ पे, सी तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा निर्भय, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट है, तत्सम का निर्भय। नेक्स्ट है आपका 36 वाला, कवित्री किसको बुला रही थी। तो कवित्री किसको बुला रही थी, जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। वो अपने बचपन को बुला रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। तो दोनों ही काव्यांश हमने सोल्व कर लिए हैं, दोनों ही हमने अपने गद्यांश भी सोल्व कर लिए हैं। अब हम अपने अभिव्यक्ति और माध्यम करेंगे, यानी कि खंड ख करेंगे। तो खंड ख स्टार्ट है, खंड क जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम है हमारा खंड ख में। इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर देने के लिए स्वार्थिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस है वे सारे के सारे हमें करने हैं, कोई भी इसमें चॉइस नहीं है। आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इक्वल मार्क्स हैं सबके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव विद्यमान होता है। पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव विद्यमान होता है। अगर किसी को पत्रकारिता करनी है, पत्रकारिता एग्जैक्टली जरूरी क्यों होती है, अगर हमारे मन में जिज्ञासा नहीं है पत्रकारिता के प्रति, कुछ जानने के प्रति कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो पत्रकारिता का क्या है, कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट है, जिज्ञासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है 38 वाला, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई। तो पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई थी, वो हुई थी हमारी बंगाल गजट से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता को कहा गया है, लेकिन पत्रकारिता तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब पत्रकारिता नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मीडिया। क्योंकि ना तो कार्यपालिका को कहा गया है, ना विधायिका को, ना न्यायपालिका को। इसलिए एग्जामिनर चालाकी करके ऑप्शंस को इस तरीके से घुमाएगा कि बच्चे का दिमाग घूम जाए, लेकिन घुमाना नहीं है अपने दिमाग को। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर आपका इसी में छुपा होता है। नेक्स्ट आपका 40 वाला क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक था। तो एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक, एनी फ्रैंक आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में इसके ऊपर एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो आपको आता होगा।
बताइए इसके डायरी का शीर्षक, वैसे भी आपने अभी अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़ा होगा, तो बताइए जल्दी से। 40 वाले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एनी फ्रैंक ने इस डायरी को लिखा था, उसकी डायरी का नाम ही ये था, क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इसकी डायरी का शीर्षक क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाचार लेखन का नहीं है। तो समाचार लेखन का कौन सा तत्व नहीं है, बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन नवीनता, सेकंड है कल्पना, थर्ड है जनरुचि एंड फोर्थ आपका निकटता। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, कल्पना। कल्पना नहीं करनी है हमें, समाचार लेखन का जो तत्व है उसमें कल्पना की कोई भी चीज़ नहीं होती है। सब चीज़ें वहाँ पे देखो न्यू होना चाहिए, और लोगों की उसमें रुचि भी होनी चाहिए, निकटता भी होनी चाहिए, लोगों का उससे संबंध भी होना चाहिए, लेकिन कल्पना का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका खंड ग आ गया, यानी कि सी वाला, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है ये, तो इसे भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित काव्यांश, जल्दी से इसे देख लेते हैं। खंड हमारा गय करना है हमें, और पहले हमें ये दिया गया है, तो इसे पढ़िए। इसे क्या है, ये आपका उससे दिया गया है, आपकी जो वो है ना काव्यांश, जिसमें हमें बताया गया है कि जो गोपियां हैं वो मुरली के प्रति कैसा सोचती हैं, मुरली को किस तरीके से बताती हैं कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण को किस किस तरीके से भांति भांति तरीके से नचाती है ना। तो पूरा वर्णन किया गया है, आपको ये पूरा पूरा एक पद दे दिया है, तो आपको इसे पढ़ना है, खुद से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस पे आते हैं। 42 का क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो काव्यांश ऊपर दिया गया है किस भाषा में, ये तो ब्रज भाषा में है, सभी को पता होगा। अधिकतर जो सूरदास जी लिखते हैं पद, वो अधिकतर किस में होते हैं, वो होते हैं ब्रज भाषा में। और अधिकतर जो सूरदास जी वो लिखते हैं पद या कविता लिखते हैं, वो हमारे श्री कृष्ण से ही रिलेट करती हैं, श्री कृष्ण से ही संबंध करती हैं वो। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट है, ब्रज भाषा। सेकंड है 43 वाला, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों की किस भावना का चित्रण किया गया है। तो ऊपर हमें जो काव्यांश दिया गया था, इसमें जो गोपियां हैं उनकी किस भावना का चित्रण किया गया है। उसमें क्या करती हैं गोपियां, एक तरीके से मुरली को अपनी सोत मानती हैं, अपनी सोतन मानती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुरली के प्रति सोतिया डाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सेज पर कृष्ण की अधर रूपी शैया पर कौन विराजमान है। तो कृष्ण की अधर रूपी, अधर आपको पता होगा, अधर मतलब होता है हमारे होठ यानी कि लिप्स। तो जो श्री कृष्ण है उनके अधर पर कौन शैया मानकर उस पर लेटी हुई है, यानी कि शैया होती है सोने का बिस्तर, आरामदायक बिस्तर, तो उस पर कौन विराजमान है, उस पर है मुरली, इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, कर पल्लव में कौन सा अलंकार है। तो कर पल्लव में हमारा कौन सा अलंकार है बताइए। इसमें हमारा होगा ऑप्शन, बताइए जल्दी से करेक्ट, इस वाले में हमारा रूपक अलंकार, इसलिए डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनोड़े शब्द का क्या अर्थ है। तो कनोड़े शब्द का क्या अर्थ है बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट है स्वामी, सेकंड है दास, थर्ड है सखा एंड फोर्थ आपका राजा। तो कनोड़े शब्द का अर्थ है हमारा दास, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर आपको यहाँ पर दे दिया, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आपको ये गद्यांश दे दिया, वो भी आपकी बुक से है। तो ये सिद्धेश्वरी यानी कि दोपहर के भोजन चैप्टर से लिया गया है, इसे जल्दी से रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो जो ये आपको गद्यांश दिया गया है इसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रेमचंद्र है, सेकंड है रंगाय राघव एंड थर्ड है आपका अमरकांत एंड फोर्थ है आपका हरिशंकर प्रसाई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ अमरकांत। जो दोपहर का भोजन है वो किन्होंने लिखा था, वो लिखा था अमरकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल नहीं है बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। सिद्धेश्वरी का यह कथन किसके लिए है। तो ये जो बात कही गई है सिद्धेश्वरी द्वारा, ये किसके लिए कही गई थी, ये कही गई थी रामचंद्र के लिए, यानी कि उसके सबसे बड़े लड़के के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट 49 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है सिद्धेश्वरी का उपरोक्त कथन किस
बात का सूचक है। जो सिद्धेश्वरी ने ऊपर जो एक कथन दिया था किस बात का सूचक था? फर्स्ट ऑप्शन है उसके लड़के महान है, सेकंड है उसके बेटे की समाज में बड़ी इज्जत है, थर्ड है आपका भूख एवं अभावों के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने का प्रयास, एंड फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 49 वाले क्वेश्चन का? जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला ग, भूख एवं अभावों के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने के लिए। देखिए, जब वो भूख से मर रहे थे, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, सबको पर्याप्त खाना भी नहीं मिल रहा था अच्छे से जो उनको मिलना चाहिए, एक एक दो दो रोटी से किसका पेट भरेगा, किसका गुजारा चलेगा, इसीलिए तो जो उनकी गरीबी का जो समय था उसको अच्छे से बिताने के लिए, उसमें ना तो परिवार को टूटने के लिए, देखिए जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो उसमें परिवार जो बिखर जाता है, तो उस बिखरे हुए परिवार को जोड़ने के लिए कि वो बिखरे नहीं, उसको जोड़ कर रखती है सिद्धेश्वरी। तो इस पाठ में सिद्धेश्वरी जो है उसने बहुत बड़ा मुख्य जो पात्र है वो सिद्धेश्वरी है इस पाठ का। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हमें लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष हमारा यही निकल के आता है कि जो इनके घर में जो भूख चल रही थी, गरीबी चल रही थी, उनको अच्छे से खाना भी नहीं मिल पा रहा था, कठिन दौर से वो गुजर रहा था उनका परिवार, यही बात निकल कर आती है। और इस जो ये कठिन दौर है इसमें जो सिद्धेश्वरी है वो अपने परिवार को एकजुट रखना चाहती है, एकजुट करके जोड़ कर रखना चाहती है, बिखरने देना नहीं चाहती। तो पूरा चैप्टर आपको इसी के ऊपर मिलेगा, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 वाला है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का अंश है? तो ये जो आपको मिला था गद्यांश, ये किस पाठ का अंश था? ये हमारा था दोपहर का भोजन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोद कौन है? तो प्रमोद कौन है? प्रमोद सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो 6 प्रश्न है लेकिन हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं ओनली, तो इनके चुनिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाला किस कंपनी की टॉर्च बेचा करता था? जो टॉर्च बेचने वाला पहला मित्र था हमारा, वो किस कंपनी की टॉर्च बेचता था? वो बेचता था सूरज छाप की, इसलिए ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 53 है, दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? आपका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बेरोजगारी से जूझ रहे निम्न मध्य वर्गीय परिवार की व्यथा। जो बेरोजगारी के कारण यानी कि उनके पास नौकरी जो थी, जो उनके जो सिद्धेश्वरी के पति हैं हमारे चंद्रिका प्रसाद जी, उनकी जो जॉब थी, उनकी जो नौकरी थी वो क्या थी? वो छूट गई थी, वो बेरोजगार हो गए थे, उनका रोजगार अब नहीं रहा था, इस वजह से जो उनका परिवार था वो गरीबी से जूझ रहा था। तो ये पूरी की पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 54 वाला, हामिद को ईदगाह जाने के लिए कुल कितने पैसे मिले थे? हामिद यानी कि जो ईदगाह हमारा चैप्टर है उससे लिए गए प्रश्न। हामिद, जो हामिद लड़का है छोटा, उसको कितने पैसे जो थे वो मिले थे ईदगाह जाने के लिए? उसको मिले थे 3 पैसे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 वाला, कबीर के अन्न न भाने नींद न आने का क्या कारण है? जो कबीर ने हमारे 2 पद दिए थे हमें, पहले वाला तो हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर एक कटाक्ष करते हुए कि ना तो हिंदू अच्छे है, वो जो अपने आप की बड़ाई मानते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, और मुसलमान जो अपनी बड़ाई करते हैं और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ही एक व्यंग्यात्मक उन्होंने पद लिखा था। दूसरा था हमारा किसके प्रति था? वियोग, वियोग यानी कि जब जो श्री कृष्ण है वो चले गए थे तो हमारी जो गोपियां थी वो वियोग के कारण कैसी हो गई थी उनकी हालत, तो वही बात करी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, परमात्मा में से वियोग। अन्न ना भावे नींद ना आवे, यानी कि अब उनको ना तो अन्न भाता है ना उनको नींद अच्छे से आती है, तो इससे ये किसका कारण था, किस वजह से ऐसा हो गया था? वो हो गया था परमात्मा से वियोग के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। 55 वाला आपका, खेलन में को काको गोसैया पद में किसका स्वाभाविक चित्रण किया गया? तो स्वाभाविक किसका चित्रण किया गया है? इसमें किया गया है हमारा, बताइए जल्दी से, अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए। फर्स्ट चतुराई का, सेकंड है राजनीति का, थर्ड है बाल मनोवैज्ञानिक का, एंड फोर्थ आपका शत्रुता का। तो आपका किया गया बाल मनोवैज्ञानिक का, इसलिए ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है। यानी कि जो बच्चे हैं वो आपस में ही, जो सुदामा जी हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ना कोई राजा का पुत्र होता है, इस खेल में कुछ नहीं देखा जाता है ना। तो इसीलिए बच्चे आपस में ये बात कर रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो रूठ कर बैठ गए थे कि अब तो मुझे खेलना है, लेकिन वो आउट हो गए थे। आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला आपका, श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? तो श्याम रंग में कौन सा अलंकार है बताइए जल्दी से 57 का। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए जो आपका श्याम रंग है उसमें अलंकार कौन सा होगा, उसमें होगा उपमा, क्योंकि श्याम रंग यानी कि श्याम जैसा रंग, तो इसमें एक तरीके से तुलना की गई है श्याम जैसा रंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब आपको क्वेश्चन में ऊपर पहले पढ़ना पड़ेगा, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुने। ठीक है, 5 प्रश्न है, 3 उत्तर हमें देने हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे 5 के 5 कराऊंगी मैं, क्योंकि कोई बच्चा कोई करेगा, कोई कोई करेगा, और प्रैक्टिस में हमें सारे करने होते हैं। सो 58 वाला आपका देखिए क्या है, अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है? अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है यहाँ पर बताइए, ऑप्शंस आप सभी के पास है। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकांकी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती थी, यानी कि पढ़ती है, इसे पूछा गया है पढ़ती है, तो राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती है? राधा यहाँ पे भाभी है, बीना की यानी कि जेठानी है, तो वो कौन सा उपन्यास पढ़ती थी? वो पढ़ती थी चंद्रकांता स्तुति, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीना श्याम के लिए क्या बनाती है? तो बीना श्याम के लिए, श्याम कौन है? बीना का छोटा देवर है, और बीना श्याम की भाभी है, यानी कि उसके भाई की पत्नी है। आपने अंडे के छिलके चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल अच्छे से आता होगा, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो जो 60 वाला है उसका करेक्ट आंसर बताइए। फर्स्ट है पिज्जा, सेकंड है कटलेट, एंड थर्ड है आपका अंडे का हलवा, एंड फोर्थ है आपका समोसा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका अंडे का हलवा। जो बीना है वो शाम के लिए अंडे का हलवा बनाते हैं, वो भी छुपके छुपके, क्योंकि उनकी जो अम्मा है, अम्मा जी हैं, यानी कि जो मुखिया हैं, घर की हेड हैं, शाम की जो मम्मी है एक तरीके से बोल सकते हैं, वो क्या है, बिल्कुल एक साधु संत की तरह है, और वो अंडा छूना तक भी पसंद नहीं करती है, इसलिए सबको इस बात से डर लगता है कहीं उनको सजा ना दी जाए, इसीलिए। तो 61 वाला क्वेश्चन आपका है, राधा को गोपाल का कौन सा रहस्य पता था? जो राधा है उसको गोपाल का कौन सा रहस्य पता था? अब गोपाल कौन है? गोपाल बीना का पति है, बीना का पति है, और गोपाल क्या है? गोपाल राधा का देवर है। ठीक है, राधा का देवर है गोपाल। तो गोपाल का कौन सा रहस्य पता था राधा को बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर 61 वाले का। गोपाल जो है वो धूम्रपान करता था, ठीक है, नशा करता था, धूम्रपान करता था, तो राधा को ये जो रहस्य था ये पता था गोपाल का, इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट है, धूम्रपान करना। नेक्स्ट आपका 62 है, निम्न में से बीना के चरित्र की विशेषता क्या है? जो 4 ऑप्शन है इनमें से बीना के चरित्र की विशेषता क्या है? फर्स्ट है वह सुशिक्षित है, सेकंड है स्वच्छता प्रिय है, थर्ड है आधुनिक विचारों वाली, एंड फोर्थ आपका उपरोक्त सभी। तो जो बीना है वो हमारी सुशिक्षित है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है, और उसे स्वच्छता जो है वो बहुत पसंद है, साफ सफाई उसे पसंद है। हमें चैप्टर पढ़ने से पता चल रहा है कि मोजे में जो अंडे के छिलके वो कौन रखता है, इस बात से वो क्या करती है, वो बोलती है कि मोजे में अंडे के छिलके नहीं रखने चाहिए। फिर है आधुनिक विचारों वाली, हाँ जी, उसका मानना है कि हमें कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, वो मॉडर्न जमाने की आधुनिक विचारों वाली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ से आपके जो पूरा सैंपल पेपर, एक तरीके से कहीं सैंपल पेपर या कहीं प्रैक्टिस पेपर आपका मैंने करा दिया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, पूरा गला जो है ना वो सूख जाता है एकदम रेगिस्तान की तरह, तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, पसंद आई तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। अब क्यों करोगे सब्सक्राइब? बिकॉज आपके पास अब 12th आने वाली है, 11th तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12th आ गई। 12th में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नीड है, वो अच्छे से करने हैं, MCQs आएंगे, कैसे क्या क्या आएगा, वो सभी बातें आपको हमारे चैनल से पता चलती रहेगी। हमारे चैनल पर आपको बहुत कुछ प्रोवाइडेड है 12th क्लास के लिए, खास करके आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जैसे कि
आपको क्या क्या मिल रहा है, इकोनॉमिक्स मिल रहा है, पोल साइंस मिल रहा है, हिस्ट्री मिल रही है, होम साइंस मिल रही है, और फिजिकल एजुकेशन मिल रही है, और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय द वे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब जब भी होगी। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया हिंदी का। ठीक है, कल एग्ज़ाम है आपका, देने के बाद बता दीजिएगा कि कैसा एग्ज़ाम गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।